Hello students, I am back again in chapter number 2, Federalism of Civics. Our new topic is Federalism practiced. तो फेडरलिज्म की प्रैक्टिस इंडिया में किस तरीके से की गई उसी को हम यहाँ पे देखेंगे. द रियल सक्सेस ऑफ द फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिसीज इन आवर कंट्री. दिस एंश्योर दैट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर बिकम ए शेयर्ड आइडल इन आवर कंट्री. यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो वास्तव में जो फेडरलिज्म का सक्सेस है उसके लिए हम जो हमारे यहाँ की जो डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ का नेचर है उसको एट्रीब्यूटेड करेंगे, उसको हम समर्पित करेंगे, उसके लिए उसको उत्तरदायित्व मानेंगे. और ये जो फेडरलिज्म की जो ये स्पिरिट है उसको जो रेस्पेक्ट है डाइवर्सिटी के लिए हम लोगों की, जो हम लोगों की इच्छा है एक साथ रहने की, उसको ये इंश्योर करता है और एक आइडल के रूप में, एक आदर्श के रूप में हमारी कंट्री में. सम ऑफ द वे दैट स्ट्रेंथनिंग द फेडरलिज्म आर. यहाँ पे बोल रहा है कि जो है कुछ तरीके हैं जो स्ट्रेंथन करते हैं, जो ताकत देते हैं, जो बूस्ट करते हैं फेडरलिज्म को. कौन कौन से? लिंग्विस्टिक स्टेट पॉलिसी, लैंग्वेज पॉलिसी, सेंटर स्टेट रिलीजन, कोalition गवर्नमेंट. लिंग्विस्टिक स्टेट पॉलिसी के बारे में बात करते हैं. 1947 के अंदर हमारी कंट्री जो थी वो पूरी तरीके से आज़ाद हो चुकी थी और आज़ाद होने के साथ ही साथ में अब हमने जो स्टेट्स थे उनको डिवाइड करना शुरू कर दिया था. इन स्टेट्स को हमने लैंग्वेज के बेस पे डिसाइड करने का सोचा. इसके अंदर आंध्र प्रदेश जो था 1951 के अंदर 1 अक्टूबर में बन करके सामने आया. और ऐसे में इसके बनने से और भी जो स्टेट्स थे उन्होंने डिमांड की कि लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक ही स्टेट में रहें, तो इसके बेसिस पे ही और अदर स्टेट्स बनाए जाएं. इसके लिए हमने एक समिति गठित की 1956 के अंदर और बाद में और भी स्टेट्स बनाए, जैसे कर्नाटका, केरला और कुछ स्टेट्स जो थे हमने जो कल्चरल डाइवर्सिटी और जोग्राफिकल एरियाज़ के बेसिस पे भी बनाए, जिनके अंदर नागालैंड है, झारखंड है, उत्तराखंड है. तो इस प्रकार से धीरे धीरे हमने स्टेट्स भी बनाए. इस लिंग्विस्टिक पॉलिसी के लिए से पहले लोग डर रहे थे, लेकिन बाद में हमने पाया, हमारे सामने आया कि ये जो लिंग्विस्टिक पॉलिसी है वो एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों को करने में ईजियर होती है और यूनाइटेड करने में मददगार होती है. नेक्स्ट आपका है लैंग्वेज पॉलिसी. लैंग्वेज पॉलिसी जो थी 1991 में जब हमने सेंसस करवाया था, तो सेंसस करवाते टाइम पे हमने 1500 जो लैंग्वेजेस थी वो पाई कि वो एज ए मदर लैंग्वेज हमारे यहाँ पे बोली जाती हैं. तो उन्हीं सभी में से हमने लगभग 22 लैंग्वेजेस को हैं 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया, जिनके अंदर यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपके पास में कि असमीज़, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोनार्की, मराठी, मलयालम, मराठी, नेपाली और ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, साहली, सिंधी, सांथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू. तो ये सभी 22 लैंग्वेजेस जो हैं वो आपके 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल की गई. और हिंदी जो है आज भी हमारे यहाँ पे जो नेशनल लैंग्वेज अभी तक नहीं बन पाई है, क्योंकि कुछ स्टेट्स इसका विरोध करते हैं, अपोज करते हैं. और ये हिंदी के साथ में 21 लैंग्वेजेस हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज एंड इनको रिकॉग्नाइज किया गया शेड्यूल्ड लैंग्वेज के रूप में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा. हमने इंग्लिश को भी इसमें से हटा दिया था 1965 में, लेकिन बहुत ज़्यादा विरोध होने के बाद में इंग्लिश को फिर से ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हमने इसको जगह दी और इसे वापस से कंटिन्यूड किया. सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप. शुरू में जब भारत आज़ाद होने के बाद में देखा गया कि बहुत सारे जो स्टेट्स थे वहाँ पे वही सरकार थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की में थी. तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही वहाँ का शासन चलाती थी. उस स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसने कभी भी अपने जो राइट्स थे, जो अपनी पावर थी, उसका कभी भी यूज नहीं किया. ऐसा करने से जब उन्होंने अपने राइट्स का, पावर का यूज़ नहीं किया, तो ऐसे में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो अपने पावर का मिसयूज़ करती थी, जो कि हमारे जो ये स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म है उसको अंडरमाइन करने के जैसा है. इसके बाद में जब हमने इसमें अभी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग
लोकल जो पार्टीज़ हैं उनकी सरकारें बनने लगी तो उन्होंने धीरे धीरे अपने यहाँ पे अपने तरीके से शासन करना प्रारंभ किया और जो अपने पावर है, अपने राइट्स हैं जो कि उन्हें संविधान प्रदान करता है, वो उन सभी का उन्होंने यूज करना प्रारंभ किया गया, जिससे हमारा जो संविधान है और जो हमारा जो ये फेडरलिज्म है उसे और अधिक मजबूती मिली। इसके बाद में अगला जो आपका टॉपिक है वो है कोalition गवर्नमेंट। 1990 से पहले जो थी एक ही पार्टी की सरकारें बन जाया करती थी, लेकिन 1990 के अंदर एक न्यू एरा की बिगनिंग होती है और ये न्यू एरा की बिगनिंग जो होती है उसके अंदर कोalition गवर्नमेंट बनना शुरू होता है। एक गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय कमिंग टुगेदर ऑफ एट लीस्ट टू पार्टीज और more political parties usually partner in a coalition, form a political alliance and adopt a common minimum program। इसके अंदर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो दो या उसके अंदर दो या दो से अधिक पार्टीज़ मिलती हैं और मिलकर के एक कोalition बनाती है, अलायंस बनाती हैं और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को सेट करती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा एनडीए है, एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है भारत के अंदर। इसी प्रकार से यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है जिसे हम यूपीए के नाम से जानते हैं। लेफ़्ट फ्रंट है जिसमें सभी जो भी लेफ़्ट पार्टीज़ हैं अलग अलग वो हैं सम्मिलित। अभी आपने एक और एग्जांपल दे देता हूँ, महाराष्ट्र में अभी 3 पार्टीज़ हैं, शिवसेना, एनसीपी एंड कांग्रेस, तीनों ने मिलकर के गवर्नमेंट बनाई है। इसी को हम बोलते हैं कोalition गवर्नमेंट। तो ये आपका था कोalition का एक एग्जांपल। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया में किस प्रकार हुआ कि पहले इसमें डिसेंट्रलाइजेशन की परिभाषा ले लेते हैं। व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कि जब पावर को स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के लोकल गवर्नमेंट के पास में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, उसको उनके साथ में शेयर किया जाता है, तो इसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें गाँवों के अंदर पंचायती राज और टाउन्स के अंदर म्यूनसिपाल्टीज़ आदि सेट की गई हैं सभी स्टेट्स के अंदर। इसके अंदर जो पीपल्स होते हैं, पीपल कैन टेक पार्टिसिपेटेड डायरेक्टली इन इट, और जो पीपल्स होते हैं वो इसको और अधिक लोकतांत्रिक बनाते हैं इसके अंदर पार्टिसिपेशन करके। अब यहाँ पे क्या होता है, जो ताकत होती है, जो शक्ति होती है डेमोक्रेसी की, वो आम आदमी तक पहुँच जाती है और जो आम आदमी को जो असुविधाएं होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको वो लोग मिल करके आपस में लोकल लेवल के ऊपर ही बहुत अच्छे से उसका सॉल्यूशन निकालते हैं और उसके सॉल्यूशन के रूप में कहाँ पे पैसा लगाना है, कितना पैसा लगाना है, ये भी वो खुद ही तय करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1992 के अंदर अमेंडमेंट करके जो थर्ड टायर था उसको और अधिक पावरफुल बनाया गया और उसे इफ़ेक्टिव बनाया गया। इस तरीके से जो था, अब लोकल जो बॉडी थी, लोकल गवर्नमेंट जो थी, उसे हमने अधिक पावर दे दी और इसके तहत हमने गाँव के अंदर पंचायती राज सिस्टम जो है चालू किया, जिसके अंतर्गत 3 टायर्स हमने रखे। पहला था विलेज पंचायत, जो कि ग्राम पंचायत के रूप में आपने सुना होगा। यहाँ पे ग्राम पंचायत जो है ग्राम सभा के जो पति जो होता है उसके तहत में काम करता है और एक ग्राम सचिव होता है, वो इसको सरकारी वहाँ का मेंबर होता है और वो उसी की मदद से ये ग्राम पंचायतें होती हैं, ग्राम सभा होती हैं, ये सभी के सभी उसको अपने यहाँ पे शासन करते हैं। और इस पंचायत राज के अंदर कुछ पंच और सरपंच होते हैं जो मिलकर के गांव के अंदर या गांव के एक समूह के अंदर शासन करते हैं। कुछ ग्राम पंचायतें मिलकर के आपस में मिलकर के एक ब्लॉक समिति बनाती हैं, एक ब्लॉक के अंदर पाई जाती है इसे पंचायती समिति भी बोला जाता है। इसी प्रकार से कुछ जो पंचायत समितिज होती हैं वो मिलकर के एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिला परिषद का गठन करती हैं और उसे हम जिला परिषद बोलते हैं, यानी ये ज़िले में पाई जाती है। लोकल जो बॉडीज़ होती हैं, जैसे स्मॉल टाउन्स के अंदर म्यूनसिपलिटीज़ होती हैं जिसका चेयरपर्सन जो होता है म्यूनसिपल चेयरपर्सन वो होता है, और जो बिग टाउन्स होते हैं जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, तो यहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है जिसका हेड जो होता है उसे मेयर बोला जाता है। इस प्रकार ये आपका चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाता है।